हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी हम एडिटोरियल पढ़ रहे हैं संपादकीय दैनिक जागरण का है। इसमें टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट का सही सवाल। तो आइए देखते हैं इसके संबंध में। केरल में एक व्यक्ति के जाम में फंसने और फिर टोल देने के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी इसको बोलते हैं NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से यह सही सवाल पूछा कि अगर घंटों जाम में फंसे रहे तो फिर टोल क्यों दें भाई। टोल इसलिए ही तो सुविधा के लिए। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले की सुनवाई इसलिए करनी पड़ी क्योंकि केरल हाई कोर्ट ने इसी प्रकरण पर आदेश देते हुए यही कहा था कि अगर आखिर ऐसे किसी व्यक्ति को टोल क्यों देना चाहिए जो 11-12 घंटे जाम में फंसा हो। और यह आश्चर्य की बात है कि NHAI को केरल हाई कोर्ट का यह फैसला रास नहीं आया और उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना बेहतर समझा। समझना कठिन है कि NHAI इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा। इस प्रश्न पर भारत सरकार और विशेष रूप से राजमार्ग मंत्रालय को गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्या वह चाहता है कि लोग घंटों जाम में फंसे रहें, समय एवं ईंधन जाया करें, फिर भी टोल के रूप में पैसे चुकाएं? यह तो एक तरह की जबरदस्ती है। राष्ट्रीय राजमार्ग हो या प्रांतीय राजमार्ग अथवा अन्य सड़कें, यदि किसी सड़क पर घंटों जाम लगता है तो फिर लोगों से निर्धारित टोल लेने की बजाय उन्हें राहत दे देनी चाहिए। यह सही है कि सड़कें आर्थिक विकास का माध्यम है और देश की प्रगति के लिए अच्छी सड़कें चाहिए तथा उनका निर्माण एवं रखरखाव तभी संभव है जब उन पर चलने वाले वाहन चालकों से टोल लिया जाए। ऐसा ही किया जा रहा है, इसमें हर्ज नहीं है, लेकिन इसकी अनदेखी की जा रही है। सड़कों पर जाम तो नहीं लग रहा है और मिनटों का सफर घंटों में तो नहीं तय हो रहा है। बात केवल उन सड़कों पर लगने वाले जाम की नहीं है जिन पर टोल वसूला जाता है। देश भर में तमाम ऐसी सड़कों पर भी जाम लगता है जिन पर टोल वसूली नहीं होती है। ये सड़कें भी लोगों के पैसे से ही बनती हैं। जाम से लोगों की कीमती वक्त की बर्बादी तो होती ही है, लाखों लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भी बर्बाद होता है। यह उस संसाधन की बर्बादी है जिसे आयात किया जाता है और जिस पर अच्छी खासी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। होना तो चाहिए कि NHAI जाम विहीन यातायात सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता दिखाए। यदि वो ऐसा करे तो राज्य सरकारें और उनकी एजेंसियां भी सक्रिय होंगी। यदि वही उल्टी गंगा बहाएगा तो बात कैसे बनेगी। यह निराशाजनक है कि राजमार्गों और एवं अन्य सड़कों के बेहतर निर्माण एवं रखरखाव और टोल वसूली की प्रक्रिया की सुगम तथा सुविधाजनक होने के दावों लोगों का मुंह चिढ़ाते दिखते हैं। आखिर इन दावों पर खरा उतना इतना कठिन क्यों है। दूसरा है शिक्षा में इतिहास या राजनीति। राजीव शुक्ला लिखते हैं, लेखक कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। भारत पर शासन के दौरान 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वही बीज एक दिन पाकिस्तान के रूप में धरती के मानचित्र पर अंकित होगा। यह औपनिवेशिक सत्ता बांटो और राज करो की नीति का परिणाम था। इस नीति ने धीरे धीरे पूरे उपमहाद्वीप को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की राह तैयार की। विडंबना यह है कि 21वीं सदी में भी उसे नीति को अलग अलग तरीके से भुनाने की कोशिश की जा रही है। NCERT का विशेष शेड्यूल विभाजन की त्रासदी इसी प्रवृत्ति की एक कड़ी प्रतीत होता है, जिसमें जिन्ना और माउंटबेटन के साथ साथ कांग्रेस को भी भारत विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराने का प्रयास किया गया है। समझना कठिन है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, इससे किसके हित सचेंगे। यह सच है कि भारतीय इतिहास की सबसे भीषण त्रासदियों में से एक था। भारत विभाजन में लाखों लोग मारे गए, करोड़ों विस्थापित हुए
और सामाजिक ताने बाने को गहरी चोट पहुंची। इसी के साथ यह भी उतना ही सच है कि भारत की दुर्भाग्यपूर्ण और त्रासद विभाजन के कारण केवल कुछ नेताओं के व्यक्तिगत निर्णय नहीं थे, बल्कि दशकों से पनप रही औपनिवेशिक नीतियां, सांप्रदायिक राजनीति और लंबे समय से चले आ रहे किस्म किस्म के सामाजिक तनाव का नतीजा था। ऐसे जटिल ऐतिहासिक प्रसंगों का खतरनाक ढंग से सरलीकरण करके जिन्ना और माउंटबेटन के साथ कांग्रेस के माथे पर ठीकना फोड़ना न केवल अन्याय है, बल्कि इतिहास को वर्तमान की राजनीति के हिसाब से मोड़ने का दुस्साहस भी है। इसका प्रतिकार किया जाना चाहिए। इतिहास वैसा ही पेश किया जाना चाहिए जैसा घटित हुआ हो। इतिहास का मतलब ही है कि ऐसा हुआ था। यह एक वास्तविकता है कि कांग्रेस ने विभाजन की मांग कभी नहीं की। उसने तो विभाजन का विरोध किया और उसे रोकने के लिए भरसक प्रयास किया था। भारत विभाजन तो मुस्लिम लीग और जिन्ना के जिन्ना का एजेंडा था। अंग्रेजों ने भी इसे प्रोत्साहन दिया, क्योंकि उनका उद्देश्य भारत को कमजोर करके यहाँ लंबे समय तक शासन करना था। इसके अलावा भी भारत का विभाजन इसलिए भी करना चाहते ताकि उससे अलग होकर बने देश यानी पाकिस्तान में अपनी चला सकें। साल 1909 के चुनावों में अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था हो या 1932 का कम्युनल अवार्ड, हर कदम पर ब्रिटिश शासन ने हिंदू मुस्लिम एकता को चोट पहुंचाने का काम किया। अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों की रिश्तों में दरार डालने के काम करते थे ताकि उन्हें भारत पर शासन करने में आसानी हो। कांग्रेस लगातार राष्ट्रीय एकता की बात करती रही, लेकिन जब 1940 के दशक में सांप्रदायिक तनाव चरम पर पहुंच गया, तब उनके पास समझौते के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। अच्छा होता लोग उस समय की परिस्थितियां समझें। इस बात को सदैव ध्यान में रखा जाए तो अच्छा है कि 1946-47 का भारत आज की लोकतांत्रिक भारत से बिल्कुल अलग था। उस समय 500 से अधिक रियासतें थीं जिनकी अपनी अपनी आकांक्षाएं और सोच थी। बंगाल, पंजाब, बिहार में भयंकर दंगे भड़क चुके थे। सांप्रदायिक तनाव इतना बढ़ चुका था कि हर दिन हजारों निर्दोष लोग मारे जा रहे थे। ऐसे में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में कांग्रेस के सामने दो ही रास्ते थे, या तो विभाजन स्वीकार कर देश को आगे बढ़ने दें या विभाजन रोकने की कोशिश में पूरे उपमहाद्वीप को खून खराबों में झोंक दें। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने पहला रास्ता चुना और भारत को लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूत नींव रख दी। इसे उन लोगों को समझना चाहिए जो विभाजन के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराने के लिए तरह तरह के सुविधाजनक तर्क पेश करते रहते हैं। यह कहना आसान है कि कांग्रेस ने भारत विभाजन को स्वीकार कर गलती की। इसी तरह यह कहना भी भूल होगी कि उस दौर में नेताओं के सामने और कोई विकल्प था। महात्मा गांधी जैसे नेता भी विभाजन के सख्त खिलाफ थे, लेकिन जब लाखों लोगों की जान दांव पर लगी थी, तब समझौते को ही व्यवहारिक रास्ता माना गया था। कांग्रेस का लक्ष्य सत्ता पाना नहीं, बल्कि देश को भीषण गृह युद्ध की आग से बचाना था। आज 79 साल बाद सुरक्षित माहौल में बैठकर विभाजन की दौर की विवशताओं को अनदेखा करना आसान है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि यदि उस समय कांग्रेस ने विभाजन स्वीकार न किया होता तो शायद हालात और भी भयावह होते। ऐसे में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि कांग्रेस ने कठिन मगर आवश्यक निर्णय लिया ताकि भारत का भविष्य बचाया जा सके। एनसीईआरटी का मॉड्यूल इतिहास की जटिलताओं को सरलीकृत करके वर्तमान की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास है। इस नए मॉड्यूल को भले ही किसी कक्षा में पाठ के तौर पर न पढ़ाया जाए, लेकिन आखिर इसे पूरक शैक्षिक सामग्री के तौर पर पेश करने और इसमें विभाजन के लिए जिन्ना और माउंटबेटन के साथ कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराना का क्या मतलब है। सत्ता चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, इतिहास बदलने की कोशिश हमेशा अधूरी और संदिग्ध रहती है। वास्तविक इतिहास हमें यही सिखाता है कि भारत का विभाजन औपनिवेशिक नीतियों और जिन्ना की सांप्रदायिक
राजनीति का परिणाम था, न कि कांग्रेस की महत्वाकांक्षा का। इसलिए यह आवश्यक है कि इतिहास को न्यायपूर्ण और संतुलित दृष्टि से पढ़ाएं। विभाजन के पन्नों से सीखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उन्हें आज की राजनीति का हथियार बनाना चाहिए। कांग्रेस को दोषी ठहराना आसान है, लेकिन सच्चाई यही है कि उसने उस दौर में देश की एकता और भविष्य की रक्षा के लिए कठिन निर्णय लिया। इतिहास का मूल्यांकन उसी समय की परिस्थितियों के आलोक में होना चाहिए, न कि आज की राजनीतिक सुविधा के आधार पर। अगला एडिटोरियल है बिजनेस स्टैंडर्ड, कृषि होगी सशक्त। कृषि क्षेत्र सिंचाई कार्यों के लिए देश की कुल बिजली के करीब 5वें हिस्से की खपत करता है। क्या बोला है? कृषि क्षेत्र सिंचाई कार्य करने के लिए देश की कुल बिजली के 5वें हिस्से की खपत करता है। डीजल का बहुत बड़ा हिस्सा भी इसी काम में लगता है। डीजल पंप की जगह सौर ऊर्जा से संचालित पंप लगाकर और ग्रिड से जुड़े पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़कर पीएम कुसुम यानी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान योजना कार्बन उत्सर्जन को कम करने, सब्सिडी कम करने और किसानों को इनपुट की लागत के उतार चढ़ाव से बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना का पहला चरण 2025-26 में चल रहा है। इसका लक्ष्य है कि सोलर पंपों और ग्रिड से जुड़े पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़कर बंजर भूमि पर छोटी सौर ऊर्जा परियोजना की मदद से सिंचाई के लिए 34.8 गीगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा तैयार करना है। करीब 34,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ योजना का लक्ष्य 14 लाख सोलर पंप स्थापित करना और 35 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से संचालित पंपों में बदलना है। इसमें फीडर स्तर को भी सोलर में बदलना शामिल है। वास्तव में मांग में इजाफा हुआ है और यह इस बात को रेखांकित करता है कि सौर ऊर्जा को स्वीकार करने और इसका विस्तार करने की अत्यधिक आवश्यकता है। 2024-25 में भारतीय नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी ने योजना के तहत ऋण की मंजूरी में 27% इजाफा दर्ज किया है और ऋण राशि 47,453 करोड़ रुपए पहुंच गई है। ऋण वितरण में 20% की बढ़ोतरी हुई है। इस संबंध में अगस्त 2024 में कृषि अधोसंरचना निधि में इसके एकीकरण के बाद नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इस योजना के दूसरे चरण को शुरू करने की काफ़ी संभावना नजर आती है। पहले चरण के सबकों से सीख लेते हुए अब केंद्रीय वित्तीय सहायता की सीमा हटाई जा सकती है और एग्रो वाइल्टेक स्थापनाओं को समायोजित किया सकता है, जहां फसल और सोलर पैनल एक साथ होते हैं। इसके तहत महाराष्ट्र के केंद्रीकृत भू एकीकरण पोर्टल की तरह ही बड़े पैमाने पर अपनाए जाने वाले मॉडल भी अपनाए जा सकते हैं, जहां 40 एकड़ से अधिक जमीन का इस्तेमाल सौर खेती के लिए किया जा रहा है। डीजल पंप को बदलने से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। डीजल पंप को बदलने से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और ईंधन कीमतों के उतार चढ़ाव से बचने में मदद मिलेगी। ईंधन कीमतों के उतार चढ़ाव बचने में मदद मिलेगी और सौर ऊर्जा दिन के समय उच्चतम उत्पादन करती है, जो सिंचाई की जरूरतों के अनुरूप है और इसे अधिक किफायती बनाता है। इतना ही नहीं, किसानों द्वारा जो अतिरिक्त बिजली तैयार की जाएगी उसे वापस ग्रिड में भेजा जा सकता है। इससे उन्हें न्यूनतम लागत पर अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद मिलेगी। इस प्रकार सौर ऊर्जा न केवल कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद कर सकती, बल्कि उसकी बदौलत हम विकेंद्रीकृत और मजबूत बिजली सहयोग हासिल कर सकते हैं। ग्रामीण समुदायों को भी मजबूत बना सकते हैं। यह सही है कि पवन ऊर्जा और बायोमास भी देश में नवीनीकरणीय ऊर्जा मिश्रण के अहम घटक हैं। वे भी मायने रखते हैं कि लेकिन पवन ऊर्जा क्षमताओं का पूरा लाभ लेने में भौगोलिक बाधाएं आड़े आती हैं। यह किसानों के लिए उतना अनुकूल नहीं है। दूसरी ओर बायोमास लॉजिस्टिक और टिकाऊपन से जुड़े कई सवाल खड़े करती है। इनके विपरीत सौर ऊर्जा किसानों को नियंत्रण वाली और किफायती ऊर्जा साबित होती है। आम परिवारों द्वारा सौर ऊर्जा को अपनाना पहले ही हमें अच्छे परिणाम देने वाला साबित हुआ है। देश में छतों पर स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों की उत्पादन क्षमता लगभग 19 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। जुलाई 2025 तक कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 119 गीगावाट से अधिक हो चुकी थी। पीएम सूर्य घर
मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी योजनाओं ने 10 लाख से अधिक घरों को सोलर पावर ग्रिड में शामिल किया है। इससे पता चलता है कि विकेंद्रीकृत मॉडल कामयाब हो सकते हैं। अगर पीएम कुसुम का दूसरा चरण पहले चरण से अधिक विस्तार हासिल कर सका तो भारत बहुत सफलतापूर्वक ग्रामीण ऊर्जा क्रांति हासिल कर लेगा। बहरहाल क्रियान्वयन में कई बाधा हैं। अक्सर जमीन के ऐसे टुकड़े हासिल करने में दिक्कत होती है जिन्हें एक साथ जोड़कर बिजली परियोजना विकसित करने वाले को दिया जा सके। इसके अलावा कई राज्य किफायती दरों पर बिजली देते हैं, जिससे किसानों और सौर ऊर्जा पंपों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित नहीं होते हैं। देश के बिजली क्षेत्र को गहन सुधारों की आवश्यकता है। ऐसे में कृषि सौर ऊर्जा को अपनाना सकारात्मक संकेत है। अगला राष्ट्रीय सहारा का है, बदतर होते हालात। वीरेंद्र कुमार पैनुले लिखते हैं, निसंदेह टूरिज्म हो या ओवर टूरिज्म, इससे देशों, राज्यों, नगरों और गांवों की आर्थिक स्थिति बढ़ने की संभावना रहती है। किंतु इसके बावजूद पूरे विश्व में सभी देश, सभी शहर, स्थानीय वासी ओवर टूरिज्म से खुश नहीं है। विशेषकर यूरोप में लोकप्रिय पर्यटक महानगरों, नगरों में अतिशय पर्यटन का विरोध हो रहा है। भारतीय पर्यटक नगरी में भी पर्यटकों की भारी भीड़ से, उनके व्यवहार से, जामों से और उनके कारण बढ़ती उपभोक्ता सामग्रियों और कूड़ा कचरे के अंबार से देर सवेर भारत की ओवर टूरिज्म का विरोध से अछूता नहीं रहेगा। यूरोप में भी ओवर टूरिज्म का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इससे घरों के किराए बढ़ गए हैं, हमारी गलियां भारी भीड़ भरी हो गई हैं, स्थानीय संस्कृति का क्षरण हो रहा है। यही सब भारत में भी अत्यधिक पर्यटन ग्रस्त प्रमुख पर्यटक नगरियों के नागरिक भी अनुभव कर रहे हैं। भारत में ओवर टूरिज्म की कीमत स्थानीय लोग जाम में फंसकर हर काम में अतिरिक्त समय लगा दे रहे हैं। आने जाने में देरी से जरूरी काम भी छूट जाते हैं, उन्हें टालना पड़ता है। इससे आर्थिक हानि भी हो जाती है और तनाव अलग से पैदा होता है। यही वह लागत है जो पर्यटन से बड़े राजस्व का ढिंढोरा पीटते सरकारों या हितधारकों के आकलन में नहीं होता, किंतु जिसे हर अपने गांव शहर के ओवर टूरिज्म से या पिसा स्थानीय नागरिक और चुक रहा है। मतलब जो स्थानीय नागरिक है उनकी हालत खराब है। हर काम के लिए घर से पहले निकलना और देरी से घर पहुंचने की मजबूरी रहती है। इसमें घर के कई ओवर टूरिज्म की मुख्य पहचान हम भारी जाम से कर सकते हैं। देहरादून मशहूरी जाम में इसी माह में एक पर्यटक की मौत हुई, परंतु ऐसी घटनाएं अन्यत्र से भी सुनने को आने लगी हैं। सरकारी तौर पर ये जानकारी शिमला में जून 20 और जून 23 के बीच कुल 3 दिनों में ही 60,000 पर्यटक वाहन नगर में प्रवेश किए थे। ये नित्य के स्थानीय परिवहन के अतिरिक्त हैं। इस जून 2025 में जिले के पुलिस अधिकारी के अनुसार देहरादून से मसूरी जाने की को सामान्य दिनों में प्रतिदिन 4 से 8 हजार वाहन होते हैं। इन दिनों वीकेंड में 15,000 वाहन आ रहे हैं। हालात ऐसे हो जाते हैं कि स्थानीय जन अपने ही शहर में कैद हो जाता है। यूरोप में जगह जगह स्थानीय लोग टूरिस्ट गो होम के नारे लगा रहे हैं। ओवर टूरिज्म के खिलाफ लोग अभियान चला रहे हैं। इटली, स्पेन, पुर्तगाल में तो बहुत जोर पकड़ रहा है ये पर्यटक घर जाओ। एक पर्यटक का बढ़ना, एक स्थानीय निवासी का कम होना जैसे पोस्टर व नारे लग रहे हैं। वे कहते हैं कि उनका जीना दूभर हो गया है। किराए के घरों का दाम बहुत बढ़ गया है। बड़े बड़े होटलों के खोलने उनमें विस्तार होने का विरोध हो रहा है। इस 15 जून को बड़े प्रदर्शन हुए। बार्सिलोना की तो खबर ही थी कि प्रदर्शनकारियों ने वाटर गनों को लेकर पर्यटकों के पसंदीदा स्थलों में पर्यटकों को निशाना बनाया। बार्सिलोना प्रदर्शनों का प्रमुख केंद्र बन गया है। उनकी जनसंख्या 16 लाख है, जबकि गत वर्ष वहां 26 लाख टूरिस्ट आए हैं। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि देखिए, हम जहां देख रहे हैं पर्यटक ही पर्यटक दिख रहे हैं।
आपका सामना उन लोगों से होता है जिनको आप नहीं जानते हैं और जो आपको नहीं जानते हैं। प्रदर्शनकारियों के अनुसार यह असहाय होने का भाव भी पैदा कर देता है। पिछले साल यूरोप में 70 लाख पर्यटक आए हैं। ग्रीस में उसकी संख्या के 4 गुना पर्यटक आए। लगभग सभी पर्यटक शहरों में जहां विरोध हो रहा है वहां स्थानीय जनसंख्या के 7 से 8 गुना तक पर्यटक पहुंच रहे हैं। भारत में भी यात्रियों के पारंपरिक मूल्यों की दृष्टि से अनुचित आचरण व्यवहार से भी परेशानी पैदा हो रही है। शायद ही कोई चाहेगा कि टूरिस्ट या जनता उसके क्षेत्र में अशांति पैदा करे। वायनाड के एक बांध के समीप एक गांव के किसान बांध पहुंच रील बनाने वाले पर्यटकों की उदंड भीड़ से परेशान हो प्रशासन से इस पर रोक लगाने की मांग की है। वे कहते हैं कि इससे दुर्घटनाएं बढ़ी हैं, खेतों को नुकसान हुआ है, निजता का भी हनन हुआ है। पर्यटकों के मनमाने ढंग से जहां तहां रुकने से लगभग सभी पर्यटन मार्गों पर दुर्घटनाओं के जोखिम बढ़े हैं। सेल्फी के मोहपास में फंसकर कई पर्यटकों ने पहाड़ियों, नदियों, झीलों में अपना अमूल्य जीवन गंवाया है। सड़क मार्गों का जाम तो शुरुआती भर से है। ओवर टूरिज्म का असर तो किसी पर्यटन नगरी में पहुंचकर खास पर्यटन स्पॉट में जाकर दिखता है, चाहे वो झील हो, चाहे झरने हो, नदियों, पार्क हो, म्यूजियम हो। क्या बोला? सड़क मार्गों का जाम तो शुरुआती भर है। ओवर टूरिज्म का असर तो किसी पर्यटन नगरी में पहुंचकर खास पर्यटन स्पॉट जाकर देख मिलता है, चाहे एग्जाम्पल हो ऐसे। यही नहीं, इससे स्थानीय निवासियों के साफ पर्यावरण और शांति में रहने के अधिकार पर चोट पहुंच रही है। इससे हजारों की संख्या में पर्यटकों के पहुंचने से, उनके सैकड़ों वाहनों के पहुंचने से न केवल शांति रह गई, न साफ हवा मिल रही है, और प्लास्टिक का प्रदूषण तो अलग तो है ही। सरकारें ये क्या सोचती हैं कि सदैव ही स्थानीय लोग कुछ धनराशि के फायदे के लिए अपनी शांति खो देंगे। पैसा बढ़ता भी है तो बाजार दुकानदारों का सामान की कमी बताकर ओवर रेटिंग से भी उनको मुनाफा बढ़ता है। ज़्यादा दाम पर्यटक ही नहीं चुकाते, रोज उन बाजारों शहरों में रहने वाले लोग भी चुकाते हैं। किंतु किसी भी शहर में कुल दुकानदारों और कुल स्थानीय निवासियों का अनुपात क्या है? विक्रेता ज़्यादा है या खरीदार हैं? महंगे हुए आवश्यक चीज़ों को होटल वाले तो ज़्यादा दामों में खरीद ही लेंगे, किंतु जो गृहिणी तो लाभ कमाने के लिए नहीं, घर की रसोई के लिए खरीदती है। परिस्थितियां, तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों का भार बढ़ना तो अलग ही विषय है। ओवर टूरिज्म का भार पूरे देश में ही, हिमालय राज्यों को यदि छोड़ दें तो केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु अभी देखा जा रहा है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य के पहाड़ी पठारी आधिकारिक इको सेंसिटिव या हजार्ड फोन घोषित जोन में भी हो रहा है। वियरिंग कैपेसिटी जानकर ओवर टूरिज्म को सस्टेनेबल टूरिज्म में बदलने के लिए जानना जरूरी होगा कि विशेष संवेदनशील या आपदा जोखिमों वाले पर्यटन स्थलों के वियरिंग कैपेसिटी आकलन के मानक और पद्धतियां सामान्य पर्यटक नगरों से नहीं होंगी। पर्यटकों को समझना होगा कि सुंदर और प्राकृतिक संवेदनशील पर्यटक स्थलों की सुंदरता बनाए रखना ज़्यादा जरूरी है, जिससे लोग आते भी रहें और मूल निवासियों को नुकसान ना हो। इस टाइप से बहुत ही शानदार पर्यटन से संबंधित ये एडिटोरियल देखा था। ये ग्रीन एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा से संबंधित एडिटोरियल देखा था। और ये जो वाला एडिटोरियल है इसमें मतलब अपना जो इतिहास है इससे संबंधित पढ़ा था, मतलब कि जो एनसीईआरटी में कुछ बदलाव किया गया है, ठीक है, कुछ मुद्दा चल रहा है भारत विभाजन जैसा, और सुप्रीम कोर्ट का सही सवाल है ना। इस टाइप के बहुत ही शानदार एडिटोरियल पढ़े। प्लीज, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।